सियाचिन की पहाड़ियों पर तैनात अयान वर्मा भारतीय सेना का एक निडर सैनिक था। बर्फीली हवाओं और दुश्मन की नजरों के बीच उसकी एकमात्र ताकत थी देशभक्ति। एक दिन उसे एक डाक मिली। लिफाफे पर कोई पता नहीं, बस एक नाम लिखा था, रागिनी सेनगुप्ता। उस चिट्ठी में लिखा था, प्रिय अयान, मैंने आपका नाम एक रेडियो कार्यक्रम में सुना। आपकी बहादुरी दिल को छू गई। आपके जैसे लोग ही देश की रक्षा करते हैं। क्या आप मुझे जवाब देंगे? रागिनी। अयान हैरान था। एक अजनबी लड़की ने यूं उसके लिए भावनाएं कैसे लिख दी? अयान ने कई बार पत्र को पढ़ा, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसकी दुनिया गोलियों, बर्फ और जिम्मेदारियों की थी। हरीश, उसका दोस्त, बोला, जवाब दे दो यार, कुछ तो रंग भरेंगे इस बर्फीली जिंदगी में। अयान मुस्कुराया। रात को तंबू में बैठकर उसने पहली बार लिखा, प्रिय रागिनी, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आपका पत्र मेरे लिए किसी गर्म चाय की तरह था। धन्यवाद। कोलकाता में रागिनी, एक पढ़ी लिखी बंगाली लड़की, अपने पिता प्रभाकर सेनगुप्ता के साथ रहती थी। वह पुरानी किताबों, इतिहास और कविताओं से घिरी रहती थी। जब उसे अयान का जवाब मिला, उसका दिल धड़क उठा। उसने तुरंत जवाब भेजा और इस तरह चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हुआ। रागिनी ने लिखा, आपकी बातों में ईमानदारी है। क्या युद्ध के मैदान में भी दिल धड़कते हैं? अयान और रागिनी की चिट्ठियां में हफ्तों चलती रहीं। वो कभी कविता होती, कभी कुछ सवाल, कभी कुछ सपने। रागिनी ने कभी अयान से अपनी फोटो नहीं भेजी। उसने लिखा, अगर मेरी बातों से जुड़ सके तो चेहरा मायने नहीं रखेगा। अयान अब हर खत का इंतजार करने लगा था। बर्फ के बीच उसका मन अब गर्म हो गया था। एक दिन अयान ने लिखा, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, लेकिन तुम्हें महसूस करता हूं। अगर जिंदगी रही तो क्या तुम मुझसे मिलोगी? रागिनी ने लिखा, अगर तुम वादा करो कि लौटोगे तो मैं वादा करती हूं मिलूंगी। लेकिन युद्ध की आहट फिर सुनाई देने लगी थी। सीमा पर हालात बिगड़ते जा रहे थे। अयान को आदेश मिला कि उसे एक विशेष मिशन के लिए नियंत्रण रेखा के पास भेजा जाएगा। हरीश ने कहा, भाई, रागिनी को बता दो, खतों का सिलसिला टूट ना जाए। लेकिन अयान मुस्कुराकर बोला, अगर मैं लौटूंगा तो उसका हर सवाल खुद जवाब बन जाएगा। उसने रागिनी को अंतिम खत लिखा, बिना बताए कि वह कहाँ जा रहा है। रागिनी को खत आना बंद हो गए। पहले उसने सोचा शायद बर्फ में डाक अटक गई हो, लेकिन फिर हफ्ते बीत गए। उसका मन बेचैन हो गया। उसने अंतिम पत्र में लिखा, तुम्हारा हर जवाब मेरी सांस जैसा था। अब ये चुप्पी कहीं कोई अनहोनी तो नहीं? कोलकाता की हवाएं भी अब उसे सूनापन महसूस कराने लगी थीं। रागिनी अब और इंतजार नहीं कर सकी। वह दिल्ली आई, जहां अयान की बहन शालिनी एक पत्रकार थी। शालिनी अयान के खतों के बारे में जानकर भावुक हो गई। रागिनी, शालिनी बोली, अयान तुम्हारे खतों का जिक्र करता था, लेकिन अब महीनों से कोई खबर नहीं है। दोनों ने मिलकर सेना मुख्यालय से जानकारी मांगी। सेना की एक फाइल से पता चला कि अयान एक गुप्त मिशन पर गया था। उसे आखिरी बार पाकिस्तान सीमा के पास देखा गया था, लेकिन उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। रागिनी टूट गई, पर हार नहीं मानी। अगर वो जिंदा है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी, और अगर नहीं, शालिनी ने उसका हाथ थामा, तो हम उसकी कहानी पूरी करेंगे। रागिनी को एक दिन डाकघर से एक पुराना डिब्बा मिला, जिसमें अयान के कुछ खत थे जो कभी पोस्ट नहीं हो पाए थे। एक खत में लिखा था, रागिनी, अगर मैं लौट न सका तो ये जान लो कि तुम्हारा नाम मेरी आखिरी सांस में भी था। तुम्हारे खत मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। रागिनी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अब वो जान गई थी, उसे अयान के लिए कुछ करना है। रागिनी और शालिनी दिल्ली से कश्मीर पहुंची। वहां एक रिटायर्ड सैनिक से पता चला कि अयान को एक गांव के पास घायल हालत में देखा गया था, लेकिन किसी ने उसे पहचान नहीं पाया। उस गांव का नाम था बदरवा, एक दूर दराज बर्फ से ढंका इलाका। रागिनी ने तय किया, मैं वहां जाऊंगी, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। बदरवा गांव में एक छोटे से मंदिर के पुजारी ने बताया कि कुछ महीने पहले एक जवान घायल हालत में आया था। उसने अपना नाम नहीं बताया, पुजारी बोले, पर वो हर रोज एक चिट्ठी पढ़ता था, एक ही नाम बार बार, रागिनी। रागिनी का दिल तेज धड़कने लगा।
क्या ये वही था? अयान जीवित था, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी। वो अब एक साधारण जीवन जी रहा था, खुद को विक्रम समझता था। रागिनी जब पहली बार उसे देखती है, उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन अयान उसकी ओर देखकर बस इतना कहता है, आप कौन हैं? रागिनी रोज अयान के पास जाती, उसकी देखभाल करती और पुराने खत पढ़कर सुनाती। धीरे धीरे अयान को कुछ धुंधली यादें आने लगीं। एक लड़की जो कविता लिखती थी, एक आवाज जो हर खत में उसे मुस्कुराने पर मजबूर करती थी। एक दिन उसने अचानक पूछा, क्या तुम रागिनी हो? एक सुबह बर्फ में बैठा अयान बोला, मुझे याद आने लगा है, वो रेडियो, वो चिट्ठियां, तुम। रागिनी की आंखों में आंसू थे पर होठों पर मुस्कान। फिर से लिखें? उसने पूछा। अयान ने सिर हिलाया और बोला, प्रिय रागिनी, ये मेरी नई जिंदगी का पहला खत है, तुम्हारे लिए। अयान की यादें अब पूरी तरह लौटने लगी थी। हर खत, हर शब्द, हर मुस्कान, सब धीरे धीरे जहन में वापस आ रहा था। वो बोला, मैं सैनिक हूं और तुम मेरी ताकत, तुम्हारे बिना मैं अधूरा था। रागिनी ने उसका हाथ थामा। ये वही स्पर्श था जो सालों से सिर्फ कल्पनाओं में था। अब अयान की पहचान सेना को सौंप दी गई। सेना की ओर से सम्मान समारोह रखा गया, जहां उसकी बहादुरी और जीवित लौटने की कहानी ने सबका दिल छू लिया। दिल्ली में जब शालिनी ने अयान को गले लगाया, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। रागिनी वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी उम्मीद ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था। अयान और रागिनी ने मिलकर उन सभी खतों को एक किताब की शक्ल में छपवाया। नाम रखा गया, बर्फ में भीगती चिट्ठियां। इस किताब से देश भर के लोगों को यह संदेश मिला कि सच्चा प्रेम समय, दूरी और हालात से नहीं डरता। एक शाम कोलकाता की हुगली नदी के किनारे अयान ने रागिनी से कहा, हमारी कहानी ने मुझे नया जीवन दिया। अब मैं हर दिन तुम्हें एक नई चिट्ठी की तरह जीना चाहता हूँ। रागिनी मुस्कुराई और बोली, और मैं हर दिन तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन अब बिना दूरी के। उनकी सगाई सादगी से हुई, लेकिन दिलों में खुशी अपार थी। कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई। रागिनी और अयान ने अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई, जहां प्रेम की चिट्ठियां, शांति के संदेश और उम्मीद की कहानियां सहेजी जाती हैं। अंतिम पंक्तियां रागिनी ने लिखी, हम एक दूसरे के लिए खत थे, जिन्हें डाक नहीं दिल पढ़ा करता था। आज हम साथ हैं और हर दिन एक नया पत्र है जीवन का।